हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, अपने इस क्लासरूम में, जहां हम आपस में मिलकर एक विशेष उद्देश्य के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सब ने जो प्लान बनाया है वो ये है कि एक बड़े से लक्ष्य को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँटना है और फिर उस छोटे से लक्ष्य को एक टाइम लिमिट के साथ धीरे-धीरे कवर करना है। जनवरी तक हमारा मोस्ट ऑफ द कोर्स हो जाए, फरवरी तक हम छोटी-छोटी चीज़ों के साथ अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लें। उसके बाद एक भी टॉपिक ऐसा ना बचे जो हमें पढ़ना हो। वहां से शुरुआत होगी फिर मार्च से रिवीजन की, जहां हम केवल एमसीक्यूज लगाने और रिवीजन करने, केवल एमसीक्यूज फिर रिवीजन, इस पैटर्न पर काम करना शुरू करेंगे। आप सब लोगों को ये बातें पता है, मैं बार-बार बोलता हूँ। कल हमने अपने 7th यूनिट का सिलेबस कंप्लीट किया, आज एक छोटा-सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल से फिर हम एक नया उद्देश्य, नया टारगेट अपने लिए निर्धारित करेंगे। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से एक आधा प्रश्न आजकल यहाँ से आने लगा है। आप सब लोगों को एक अलग से छोटी सी कॉपी 100 पेज की बनानी है। जैसे हमने पिछले साल 100 टॉपिक याद किए थे, अब पिछले साल की जो क्लासेस थी वो तो आपको उपलब्ध है ही, वो याद करने वाली क्लासेस तो आप याद करेंगे। इस साल में छोटी-छोटी 15-15 मिनट की टॉपिक्स वाली क्लासेस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद करने वाला हिस्सा जो है वो तो है, लेकिन उसके बावजूद जो पेपर एनालिसिस पिछले साल और इस साल हुए बहुत सारे पेपर्स जो हैं, उनसे जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो बातें रिपीट होती हैं, उन छोटी-छोटी सूक्ष्म बातों को हम अपने रिवीजन में अलग से इंपॉर्टेंस दें, इसलिए बातें उनको पढ़ाऊंगा। ऐसा ही एक टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसे आप एक अलग कॉपी में कवर करेंगे, क्योंकि मैं इसके जैसे विचित्र प्रकार के जो टॉपिक हैं, जो कि हमें सिलेबस में पढ़ने में आते हैं, लेकिन हम इनको बहुत अच्छे से गौर करके नहीं पढ़ पाते, उनको कवर करवाऊंगा। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, अभी इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, धीरे-धीरे जोड़ते जाएंगे। पहले हमारा फोकस है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो हमारी कल से 5th यूनिट की शुरुआत होगी, जहां हम जो सिलेबस का हिस्सा है उसको पढ़ने पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या हमारे काम का है। आपको अब गूगल करने या किसी भी प्रकार से किसी और माध्यम से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको इसमें छांट करके दे रहा हूं वही आपके लिए सफिशिएंट है, आप उतना ही पढ़ेंगे। पढ़ने को अपार समुंदर है, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो हमें एग्जाम में पास करने में मदद करे। और वो काम मैं आप लोगों के लिए करूंगा कि मैं आपको किसी भी टॉपिक में से उस हिस्से को छांट करके दूंगा या उसे निकाल करके दूंगा जो आपके लिए काम का है। इस पॉइंट पर फोकस करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पहले तो ये समझ लेते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अभी हम जो वर्जन पढ़ रहे हैं वो कौन सा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का हम जो वर्जन पढ़ेंगे वो 5th वाला होगा, या 5th वर्जन की बातें करेंगे, क्योंकि सबसे आखिरी में यही आया है। और कब प्रकाशित हुआ है ये, तो 2020 और 21 में 2-3 बार अलग अलग टुकड़ों में इसका प्रकाशन हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसका फुल फॉर्म होता है। जो परिवार और जीवन के जैसे जनसंख्या है उससे भी बड़ा एस्पेक्ट लेते हुए, जनसंख्या में केवल लोगों को गिनने, स्त्री पुरुष बच्चों को गिनने, उनके लिंगानुपात, साक्षरता, बस इन 2-3 आयामों पर फोकस होता है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो मानव जीवन के लगभग सभी पक्षों पर फोकस कर लेता है। जितने भी पक्ष मानव जीवन के हैं या जिन पर सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है, वे सब यहाँ कवर कर लिए जाते हैं। हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं लिंगानुपात।
अब देखो यहां आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है, एग्जामिनर अगर हमसे 2011 की जनगणना के अनुसार सवाल पूछेगा तो आप उसके अनुसार आंसर करेंगे। अगर हमसे वो जनगणना का वर्णन नहीं करता है तो हम फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा लेंगे, या फिर अगर हमसे 2020, 21, 22 का आंकड़ा पूछा जाता है तो भी हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ही आंकड़ा लेंगे। इस बात को दिमाग में सेट कर ले कि अगर जनगणना लिखा हुआ है तो जनगणना लिखा होने के बाद तो फिर दूसरा कोई आंकड़ा लेना ही नहीं है, फिर तो केवल जनगणना है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर जनगणना नहीं लिखा है, अगर हमसे न्यू आंकड़ा पूछा है या फिर हमसे नाम से पूछा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो हम ये आंकड़ा आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बताएंगे आंसर में। फिर ये हमें आंसर करना होगा। अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखें, कंफ्यूज नहीं हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सरकारी आंकड़ा है और ये भी भारत की सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो बहुत ही काम का है। इसलिए हम इसे आज रट रहे हैं कि आज की स्थिति में हमारे देश का क्या कैरेक्टर है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सिवनी है। अब देखो अगर आप जनगणना के हिसाब से बात करोगे तो वहां बालाघाट होगा, लेकिन आपसे जनगणना की बात की नहीं जा रही, आपसे बात की जा रही है और जनगणना है 2011 की, हम बात कर रहे हैं 2021 की। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो जिला है सिवनी, याद रखना। 10/90 इसका वैल्यू है, मतलब 10/90 महिलाएं पाई जाती है प्रति 1000 पुरुषों पर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला सीहोर है। तो बड़ा आसान हो गया, जो सीसी करता है ना, देखो सीहोर और सिवनी, ये सीहोर और सिवनी, बस ये सीहोर आगे है, मतलब सॉरी पीछे है और सिवनी आगे है। 894 जो है वो सीहोर का है और 10/90 जो है वो सिवनी का है। आसानी से इसको हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, ये तो हमने बड़ा जिला छोटा जिला कर लिया। पूरे मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात अब 970 हो चुका है, आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रहे। अगर आपसे 2021 में मध्य प्रदेश का भारत का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो पुराना आंकड़ा नहीं बताएंगे, अब नया आंकड़ा बताएंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो था, जो 15-16 में आया था, उसके हिसाब से हमारा 948 था, जो अब बढ़कर के कितना हो चुका है 970। हमने ये भी देखा है कि एमपीपीएससी पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 के आंकड़ों से तुलना भी कर लेती है, तो वो भी हम याद कर ले कि पहले 948 था, अब हम 970 पे पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश का शहरी लिंगानुपात 953 है, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात 976 है, ज्यादा है। ये लाइन आप याद नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ऊपर के ये 3 आंकड़े आपको रट करके रखने हैं, घोट करके रखने हैं। बहुत ज्यादा याद करने का नहीं बोलूंगा, लेकिन जो एग्जाम पूछ रही है, जो हमें पूछना है, हमें याद करना है, हमारे टेस्ट पेपर में, हमारे पेपर्स में, परीक्षाओं में हमारे बार बार रिपीट हो रहा है, उन बातों को रट ले, इसलिए इन 3 बातों को रटे। अगले चैप्टर पे चलता हूं। अगर लिंगानुपात में ही मैं और अंदर जाकर के बात करूं कि लिंगानुपात का एक वर्जन होता है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात मतलब छोटे बच्चों का लिंगानुपात, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी बात कर लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात बेहतर होकर 2020-21 में 956 हो गया है। कितना हो गया है 956। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 956 हमारा, भाई मैं 1956 लिखूं यहाँ तो 1956 में मध्य प्रदेश बना तो 956 हमारा शिशु लिंगानुपात, रटना आसान है। जो 2015-16 में 927 था, मतलब पहले 27 था, 27 का डबल 54 होता है, 54 होता है, थोड़ा सा और ज्यादा आ गए, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना है 956, और असलियत लिंगानुपात जो पूरा मतलब महिला पुरुष वाले लिंगानुपात है वो 970 है हमारा। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय लिंगानुपात में देश में 1.1% का सुधार हुआ है,
जबकि मध्य प्रदेश में 3% का सुधार हुआ है। ये रटने की बात है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश भारत से ज्यादा बेहतर कुछ करके दिखाता है तो वो एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। सरकार अपने आप को प्रमोट करती है ना कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया, देखो हमने कितना अच्छा करके दिखाया। तो जहां लिंगानुपात जो है उसमें देश में 1.1% का सुधार हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में 3% का सुधार हो रहा है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति को प्रेजेंट कर रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 956 है, वही सेम टू सेम है। शहरों में 948 है और ग्रामीण क्षेत्र में 959 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जन्म के समय लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? खंडवा है, 1272। बहुत अच्छा है खंडवा का प्रदर्शन। तो खंडवा जो है वो सर्वाधिक है, किसमें सर्वाधिक है? वो बच्चों वाले में, जन्म के समय, याद रखना। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जन्म के समय लिंगानुपात वाला जिला जो है वो दतिया और सतना है। यहाँ इतना सताया जाता है ना, कोई दाद ही नहीं देता। तो दतिया और सतना, यहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है जन्म के समय, जो आगे भविष्य में गंभीर स्थिति को प्रेजेंट करेगा। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, हम पढ़ रहे हैं लिंगानुपात के नए आंकड़े। तो लिंगानुपात के जो नए आंकड़े हैं उसमें याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 970। फिर यहाँ सबसे अच्छा कौन प्रदर्शन करता है? वो सिवनी करता है। और सबसे बुरा कौन करता है? सीहोर करता है। फिर हम आते हैं, क्या आप सब लोगों को वापस से स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? अगर क्लास आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दें, ताकि मैं अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकूं। क्या आप सभी को क्लास बहुत अच्छे से दिखाई देने लग गई है? ठीक है, तो मूल विषय पर आते हैं। हमें लिंगानुपात नाम का एक जो पार्ट पढ़ना था वो हमने कंप्लीट किया, वो हमें याद हो गया है, हमारे दिमाग में वो चीजें सेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। जैसे दूसरे विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो दूसरा है बाल विवाह। क्या है वो? बाल विवाह। तो अब हम बाल विवाह तो जनगणना में पढ़ ही नहीं पाते हैं। अगर हमसे बाल विवाह का कोई आंकड़ा या कुछ पूछ लिया जाता है तो हम कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं पढ़ा है। तो इसको बहुत शांति से रटते हैं, याद करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो कहाँ होता है? तो जहां राजा महाराजा वाला ट्रेडिशन होगा, राज महाराजा वाली जिंदगी अभी भी जी जाएगी, वहां बच्चों का जल्दी विवाह हो जाएगा। भाई राजाओं को काम ही क्या है? उनको पैसे तो कमाने नहीं, नौकरी काम धंधा तो करना नहीं, तो शादी करो, बस यही काम है। तो राजा महाराजा है मतलब राजगढ़ है, याद रखना है। सबसे बुरा हाल जो है वो राजगढ़ का है। सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं राजगढ़ जिले में, और सबसे कम बाल विवाह वहां होते हैं जहां बालक हैं। जिस जिले के नाम में बाल है वो है बालाघाट, याद रखना है। सबसे कम जो है वो बालाघाट में है, क्योंकि वहां तो बालकों का ही राज है। तो बालकों का ही राज है, इसलिए बाल विवाह होते ही नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात अपने दिमाग में रख लो कि जहां राजा महाराजा रहते हैं वहां पे बाल विवाह ज्यादा होते हैं। राजगढ़ में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। मध्य प्रदेश में कितने बाल विवाह होते हैं? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 का जो आंकड़ा है वो तो कहता है कि अगर 100 विवाह हो रहे हैं, मतलब 100 शादियां हो रही हैं, तो उसमें से 2-3 मतलब 23, 100 में से 2-3 मतलब 23% विवाह जो है वो बाल विवाह होते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये याद रखना है। हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें याद रख के बस इसे एग्जाम तक कंटिन्यू करना है। शहरों में 100 में से 13 शादियां और ग्रामीण क्षेत्रों में डबल 26 शादियां जो है वो बाल विवाह वाली होती है। बहुत अच्छे से रटो इस बात को। बाल विवाह की दर में देश 13% की स्थिति पर है, और मध्य मतलब 13% की गिरावट है। मतलब हमारे पूरे देश में अगर बाल विवाह का पिछला आंकड़ा देखा जाए और इस साल का आंकड़ा देखा जाए तो 13% बाल विवाह कम हुए हैं। लेकिन जबकि मध्य प्रदेश में केवल 3% सुधार हुआ है, तो यहाँ हम बुरी स्थिति में हैं। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये हमारे
बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं, बहुआयामी हमारा सूचकांक है उसको भी बिगाड़ता है, हमारी बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट कर रहा है, ये गड़बड़ कर दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक चैप्टर और कवर कर लिया, 2 चैप्टर हो चुके हैं, हमारा लिंगानुपात हो गया, हमारा बाल विवाह हो गया। अब हम आते हैं साक्षरता पर, जो हमारी जनगणना में भी होता है, लेकिन हमारी जनगणना तो 2011 की है, हम उसको क्यों माने? ध्यान से सुनना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है वो कहता है कि मध्य प्रदेश की महिला में साक्षरता दर जो है वो 65% है। कितनी है? 65%। और मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता 81% है। देखो 81% लाए और 65% लाए, ये वैसे मेरा खुद का परसेंटेज है, 10वीं क्लास में मेरा 81% था, तो मेरा परसेंट ही लिख दिया असली में, और 12वीं क्लास में मेरा 65% था, रट करके रखने के लिए। तो ये दोनों आपको याद करना है, ये 81 तो एक्चुअल बता रहा हूं मैं, वैसे मेरा इंजीनियरिंग में भी 65% ही था, तो ये भी याद कर सकता हूं मैं। तो शहरी महिलाओं का साक्षरता परसेंट बहुत ज्यादा है, 81%, जबकि ग्रामीण महिलाओं का साक्षरता दर 60% है, 59%। रटो। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो इंदौर है। ऑब्वियसली महिला साक्षरता सबसे ज्यादा इंदौर में ही है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वहां है जहां हमारी बुआ रहती है। कौन रहती है? हमारी बुआ। तो हमारी बुआ रहती है झाबुआ में। कहाँ रहती है? हमारी बुआ रहती है झाबुआ में। तो झा और बुआ, बस यहाँ पर सबसे ज्यादा कम महिला साक्षरता है। ये आंकड़े अलग से क्यों बता रहा हूं कि सर 2011 की जनगणना क्यों नहीं याद कर रहे? हम कर रहे हैं, वो भी करेंगे, लेकिन वहां जहां मुझे डाउट है कि एमपीपीएससी कहीं इस टाइप का टालम टोली करके कुछ प्रश्न वश्न ना बना ले और वहां यूं ना कहे कि 2011 की जनगणना, ऐसा कुछ ना कुछ पूछ ले, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको, ऐसा ना हो कि प्रश्न बने ही ना आपसे, इसलिए मैं ये एक छोटा सा चैप्टर और आपको करवा रहा हूं, ताकि 2021 का आंकड़ा भी आपको याद हो जाए। 2011 तो जनगणना के माध्यम से है ही। और आगे बढ़ते हैं, महिलाओं में एनीमिया की स्थिति की बात करते हैं। आजकल एग्जाम में, अभी पिछली एग्जाम में उन्हें 2-3 एग्जामों में ये प्रश्न पूछ लिया। मध्य प्रदेश का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है का आंकड़ा है, वो कहता है कि मध्य प्रदेश की 54%, आधे से ज्यादा, कितनी, 54% महिलाओं में एनीमिया है भैया। बहुत बड़ी स्थिति है। मतलब मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी है, एनीमिया है, एनीमिया ग्रस्तता है, रक्त अल्पता कह लो। 54% महिलाओं में एनीमिया है, उनमें शहरी क्षेत्रों में 51 और ग्रामीण क्षेत्रों में 55, बस जरा सा ही अंतर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला एनीमिया वाला जिला कौन सा है? भिंड। तो जो भिंडी की सब्जी खाते हैं या हमेशा भिड़े रहते हैं काम में, उनमें खून की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता हो जाती है। और जो दिशाहीन, उल्टा सीधा कुछ तो भी खाते रहते हैं, वे सब न्यूनतम एनीमिया में आते हैं। तो जो विदिशा है, दिशाहीन है, वहां सबसे कम एनीमिया है। ये दोनों बातें रटनी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एनीमिया किस जिले की महिलाओं में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एनीमिया भिंड जिले की महिलाओं में है, और सबसे कम जो है वो विदिशा जिले की महिलाओं में। रट लो इस बात को, बहुत अच्छे से याद कर लो। मध्य प्रदेश के बच्चों में भी एनीमिया है, तो बच्चों में जो एनीमिया है वो और ज्यादा प्रेजेंट बुरी स्थिति को गड़बड़ करता है। देखो 27 का डबल करता हूं तो मैं 54 आता है, और इसको उल्टा कर दूं मैं तो 72 आता है। तो बच्चों में 72% जो है वो एनीमिया है। मतलब हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों में दम ही नहीं है, हर बच्चे में खून की कमी है। 72% बच्चों में खून की कमी है, में बच्चों में एनीमिया है भाई। शहर क्षेत्र के 72% और ग्रामीण क्षेत्र के भी 72%, तो ये लगभग बराबर है। शहरों में बच्चे हो या गांव के बच्चे हो, पिज्जा बर्गर बेगा बेगी कुछ भी खा करके खून की कमी है उनमें। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एनीमिया ग्रस्त बच्चे वाला जिला छतरपुर है। अब जिन बच्चों के छत पे सर ही नहीं है, जिनको छत नहीं मिली हुई है, उनमें तो खून की कमी होगी ही होगी। तो
सर्वाधिक छत जिनके पास नहीं है, जिनके पास खून की कमी है, वो छतहीन वाले बच्चे हैं, है ना। और जिन बच्चों में खून की नहीं कमी है उनमें बल बहुत है, तो जबलपुर में सबसे कम खून की कमी वाले बच्चे हैं। भाई बड़ा सिंपल है ना, जिनमें खून की कमी है उनके सर पे कोई छत नहीं है। छत नहीं मतलब माता पिता नहीं, माता पिता छत ही तो है हमारी, तो माता पिता नहीं है, इसलिए छतरपुर के बच्चों के खून की कमी बहुत ज्यादा है। और जबलपुर के बच्चों में बल है, इसलिए खून की कमी सबसे कम है। ये रटना है, ये दो बातें हमने कवर कर ली। एनीमिया मतलब खून की कमी, रक्त अल्पता मध्य प्रदेश की महिलाओं में और मध्य प्रदेश के बच्चों में, दोनों की दोनों रटा हुआ होना चाहिए हमें। यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे चलेंगे कि पानी पीने का, जैसे पेयजल कह दो, और इलेक्ट्रिसिटी के, हमारे घर में बिजली आ रही है या नहीं, पेयजल और इलेक्ट्रिसिटी के आंकड़े भी हम पढ़ लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है कि मध्य प्रदेश में कुल पेयजल की उपलब्धता 90% है। 89% लोगों को तो पीने का पानी बहुत अच्छा वाला मिल रहा है, मतलब पेयजल अच्छा है। शहरों में 97% और ग्रामीण क्षेत्र में 85%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर क्या 11% लोग प्यासे मर रहे हैं? नहीं, वो उनके पास पानी है नहीं, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके अरेंजमेंट करते हैं। कभी टैंकर आता है, कभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ करके उनका भी पानी पी रहे हैं, वो भी पानी पी रहे हैं। उनके पास एक परमानेंट सोर्स नहीं है, इसकी बात हो रही है। एक नल उनके घर में नहीं लगा हुआ है कि वो उसका जो है वॉल खोले और उनके घर में पानी आ जाए, ऐसी उनके पास व्यवस्था नहीं, इसको प्रेजेंट कर रहा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पेयजल वाला जिला जो है वो नरसिंहपुर है। तो जहां नर रहेंगे, जो शेर के रूप में रहेंगे, उनको तो पानी बहुत मिलेगा ही मिलेगा। जो नर है लेकिन बहुत ताकतवर है, शेर जैसे हैं, उनको बहुत पानी मिल रहा है ना। और जो डंडोरी है, डिंडोरी जो है, मतलब जो डुंडे लोग हैं, जो कुछ बोलते नहीं, शिकायत नहीं करते, वो डुंडे हैं, इसलिए उनके यहाँ पानी की उपलब्धता कम है। उनके पास पानी नहीं है, शिकायत ही नहीं करते। सरकारी तंत्र को कभी कभी जगाना भी पड़ता है। बड़ा सिंपल है, ये इतना याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश में कुल पानी की उपलब्धता 89% है। शहरी क्षेत्र में 97% और ग्रामीण क्षेत्र में 85% लोगों को पानी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पेयजल उपलब्ध है नरसिंहपुर के लोगों को, 99% लोगों को, 99 पॉइंट भी और थोड़ा बढ़ा लो, 100 ही कर लो। और सबसे कम है डिंडोरी वालों को। बड़ी सिंपल बात याद हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। मध्य प्रदेश में कुल इलेक्ट्रिसिटी 98% लोगों को उपलब्ध है। मतलब 98% लोगों के घर में मीटर लगा हुआ है, एक तार है सरकार की, उस सरकारी जो ट्रांसमीटर है उससे उनके घर में रोज बिजली आती है। तो मध्य प्रदेश के 98.4% लोगों को तो बिजली मिल रही है। शहर के तो 99.4% लोगों को और ग्राम के 98% लोगों को बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है भाई? तो इस दौर में इलेक्ट्रिसिटी का ही दौर है, तो इंदौर में सबसे ज्यादा है। इंदौर में 100% इलेक्ट्रिसिटी है। और सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रिसिटी वाला जिला सिंगरौली है। कहाँ है? हमारी ऊर्जा राजधानी, यूं तो कहने में ऊर्जा राजधानी, लेकिन सबसे कम बिजली किसके पास? सिंगरौली के पास, है ना। तो याद रखना, ऊर्जा राजधानी और औद्योगिक राजधानी, तो उद्योगों को चलाने के लिए तो बिजली देनी पड़ेगी, लेकिन ऊर्जा वाले के पास खुद के पास है ऊर्जा, तो वो सिंगरौली कोयले से ही काम चला लेता है, इसलिए उसको बिजली नहीं मिल रही, कम मिल रही। सबसे कम बिजली सिंगरौली जिले के पास है। रटा रहा है, याद हो रहा है, धीरे 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 2-2 3-3 बार अब जब इसको पढ़ लोगे, मेरी बातें जो मैं कहते जा रहा हूँ, एक एक बात के साथ कुछ कुछ बकवास कर रहा हूँ, वो भी सुनोगे तो धीरे से ये याद हो जाएगा। इतना ही करना है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। स्वच्छ ईंधन। स्वच्छ ईंधन का मतलब समझते हैं आप लोग? स्वच्छ ईंधन मतलब कि हमारे पास गैस की टंकी हो, हमें वो लकड़ी से चूल्हा ना जलाना पड़े, कंडे से चूल्हा ना जलाना पड़े, उसको स्वच्छ ईंधन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आपके घर में लकड़ी है और गैस भी है तो फिर आपको स्वच्छ ईंधन में काउंट कर लेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 40% स्वच्छ ईंधन है भैया। कितनी है? 40%। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में तो 84% लोगों के पास स्वच्छ ईंधन है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में केवल 23% लोगों के पास स्वच्छ ईंधन है। बहुत बड़ी गंभीर स्थिति को प्रेजेंट कर रहा है।
आंकड़ा याद करना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्वच्छ ईंधन वही है जहां सबसे ज्यादा बिजली है, इंदौर। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम स्वच्छ ईंधन जो है वो डिंडोरी में है। याद रखना, दोनों के दोनों रट करके रखना, इंदौर और डिंडोरी हमें दोनों याद होने चाहिए। इंदौर में सबसे ज्यादा स्वच्छ ईंधन है, डिंडोरी में सबसे कम स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति प्रेजेंट कर दो। तो मध्य प्रदेश, चलो कुपोषण की स्थिति प्रेजेंट कर लेते हैं। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अति गंभीर कुपोषण की दर में 29.3% की कमी आ गई है। अब आपका जो पिछली बार कुपोषण था उसमें 29.3% की कमी आई। अब इस बात को मध्य प्रदेश जगह जगह कहता रहता है, हर जगह जो न्यूज़पेपर होता है, मुख्यमंत्री की सभाएं होती है, वहां वो कहते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। हम पिछली बार पूरे भारत में 17वें स्थान पर थे, हमने अपनी स्थिति सुधार करके हम 13वें नंबर पर आ गए हैं। कुपोषण की रैंकिंग अगर की जाए पूरे देश के राज्यों की, तो पिछली बार का जो सर्वे हुआ था उसमें हम 17वें नंबर पे थे, और इस बार जो सर्वे हुआ उसमें हम 13 नंबर पर आ गए। तो देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की स्थिति 13वीं रैंक है, 13 रैंकों का सुधार हुआ है। 30वें स्थान, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये 13 मैंने गलत कर दिया। हमने अपनी जो स्थिति है वो 13 अंक सुधार लिए। पिछली बार का सर्वे हुआ था उसमें तो इतना दिमाग खराब हो गया था, कुपोषण में सबसे लास्ट में कोई खड़ा था तो वो मध्य प्रदेश खड़ा था। तो ये जो कुपोषण की लिस्ट बनी थी ना भारत की, उसमें कुपोषण में सबसे लास्ट का 30वां राज्य जो था, अब आप बोलोगे कि 28 ही राज्य हैं, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी को भी काउंट करते हैं, तो 30वें नंबर पर एमपी था। एमपी ने अपनी स्थिति खूब सुधारी है, और मध्य प्रदेश 30वीं स्थिति से उठ करके अब 17वीं स्थिति पर आ गया है। ये आपको रटना है कि वर्तमान में हम 17 है, पिछली बार हम 30वें स्थान पर थे, तो यहां से यहां तक हम 13 रैंकों का सुधार कर चुके हैं। ऐसा एक एमपीपीएससी ने प्रश्न में पूछ लिया था, और ये भी काम का है। जहां देश में अति गंभीर कुपोषण में केवल 2% बढ़ा है, वहीं पर मध्य प्रदेश ने 29% की गिरावट दर्ज की है। भारत में तो कुपोषण बढ़ गया, मध्य प्रदेश ने अपनी स्थिति को सुधारा है, 29% सुधार किया है। अब जो कुपोषण के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? स्टंटिंग, अंडरवेट और वेस्टिंग। स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट 3 प्रकार होते हैं, तो उनके बारे में भी याद कर लेते हैं। स्टंटिंग मतलब क्या होता है? स्टंटिंग मतलब होता है ठिंगनापन। मतलब जब किसी बच्चे की अपनी एज के हिसाब से लंबाई नहीं बढ़ती, क्या नहीं होता? एज के हिसाब से उसकी लंबाई नहीं बढ़ती, तो उसे हम कहते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब ठिंगनापन। सुधार करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश 6वां राज्य है। भाई हमने स्टंटिंग की स्थिति में सबसे अच्छा सुधार किया, 6वें नंबर का सबसे अच्छा सुधार किया। देश में 7.8% सुधार हुआ, तो मध्य प्रदेश में 15% सुधार हुआ। अब 7.8 का डबल करो तो 15 पहुंच जाएंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हमारा 32वां स्थान था, जो अब हम 30वें स्थान पर आ गए। कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ सुधार तो किया, बाकी राज्यों ने तो सुधार नहीं किया। ये ठिंगनापन आप रट करके रखना, स्टंटिंग। अब आते हैं कम वजन वाले पे। कम वजन मतलब उम्र तो बढ़ी, वजन नहीं बढ़ा, तो उम्र और बढ़ी लेकिन वजन नहीं बढ़ा, कम वजन हो गया, अंडरवेट हो गया। मध्य प्रदेश में सुधार करने में देश में हमारा दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का सुधार करने वाले राज्यों की जो लिस्ट बनाई जाएगी, किसने कितना सुधार किया, उस लिस्ट में हम दूसरे नंबर पर हैं। देश में 10% सुधार हुआ, तो हमने 22% सुधार किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में हम 33वें स्थान पर थे, 2 स्थान कम होकर के हम 31वें स्थान पर आए। यहाँ 32 पर थे, 30 पर आए, वहां 33 पर थे, 31 पर आए, चलने दो। अब हम आते हैं दुबलेपन पे। दुबलापन मतलब क्या? कि लंबाई बढ़ी, वजन नहीं बढ़ा। चलो, तो उसे कहते हैं वेस्टिंग। मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की स्थिति में सुधार के क्रम में तीसरे स्थान पर है। यहाँ सुधार में 6वें पे थे, यहाँ सुधार में दूसरे पे है, यहाँ सुधार में तीसरे पर है। तो दुबलापन जो है उसमें तीसरे, यहाँ दूसरे, और ठिंगने में 6वें स्थान पर है हम सुधार करने वाले राज्यों की सूची में।
देश में 8% सुधार होता है तो हम 26% सुधार करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हमारा 32वां स्थान था, अब हमने 24वां स्थान हासिल किया है। बहुत सुधार कर दिया। तीनों के तीनों आंकड़े बहुत काम के हैं, रट करके रखने हैं। सर प्लीज रिपीट, सब मिक्स हो गया। बेटा मिक्स हो जाएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। मिक्स क्यों नहीं होगा, अभी के अभी याद होने वाला आंकड़ा थोड़ी है। मैं तुम्हें बोलूं और तुम्हें रटा जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आंकड़ा ही इतना खतरनाक है। तो श्वेता ये तुम्हें 2-3 बार देखना होगा, क्योंकि मैं आपको स्टंटिंग, अंडरवेट और इन तीनों की परिभाषाएं, इनका जो बेसिक नॉलेज है वो पहले ही दे चुका हूं। अब तो हम केवल आंकड़ों की बात कर रहे हैं, और एक साथ जब आंकड़ा पढ़ा जाता है तो मिक्स होता ही होता है, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, एक लिस्ट बनेगी किसने कितना सुधार किया। सुधार करने वाले राज्यों में दुबलापन की स्थिति में हमने तीसरे नंबर पर स्थान हासिल किया, कम वजन के सुधार करने वाले में दूसरा, और यहाँ ठिंगनेपन में हमने छठा स्थान हासिल किया। देश हमारा सुधार करता है 8%, हमारा मध्य प्रदेश सुधार करता है 26%। ग्रोथ हमने इसमें दिखाई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में हमारा 32वां स्थान था, अब हम 24वें स्थान पर आ गए। अब इसको रिपीट करने से आंकड़ा बदलेगा नहीं या सरल नहीं हो जाएगा, आपको 2-3 बार उसे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इस वीडियो को, इसे कॉपी में लिखना पड़ेगा आंकड़े को, तब जाकर के वो बस में आने वाला है। नहीं तो क्या होगा, 1 घंटे बाद ये सब फिक्स मिक्स हो ही जाना है, अभी भी हो ही जाएगा। और थोड़ा सा देख लो, अब कंपैरिजन करवा लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन चार्ट फॉर्मेट में इसको देख लेंगे तो फिर भुलाएगा नहीं। आज जो मैंने इस क्लास में पढ़ा है वो सबका सब कंपेयर करा रहा हूं। लिंगानुपात जो है वो पूरे मध्य प्रदेश का 970 है, शिशु लिंगानुपात 956 है। अब देखो, लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वहां 953 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 976 है। सबसे अच्छा लिंगानुपात जो है वो सिवनी जिले का है, और सबसे बुरा लिंगानुपात सीहोर जिले का है। रटा गया हमको एक बात। अब शिशु लिंगानुपात देखते हैं। ये हमारा जो है शहरी क्षेत्र में 948 और ग्रामीण क्षेत्र में 958 है। सबसे अच्छा शिशु लिंगानुपात खंडवा जिले का है, और बुरी स्थिति में 2 जिले हैं, दतिया और सतना। कंपेयर करा तब जाकर के वो फिक्स हुआ, नहीं तो ये आंकड़ा यहाँ के साथ गड़बड़ कर रहा था। अब इस 2 आंकड़े को तो हमने अलग से ही हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। अब आते हैं महिला साक्षरता पर। महिला साक्षरता जो है पूरे मध्य प्रदेश में 65% है, शहर में 81 और गांव में 59 है। सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं इंदौर जिले में है, और सबसे बुरी जो है वो बुआ जी है। तो बुआ जहां है वहां कम साक्षर है, क्योंकि वैसे ही बुआ साक्षर नहीं होती है। पेयजल की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता पूरे मध्य प्रदेश में 89% है, शहरों में 97 और गांव में 85%। नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा पानी का उपलब्धता है, और डिंडोरी में सबसे कम पानी की उपलब्धता है। सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पूरे मध्य प्रदेश में 98% लोगों को मिल रही है, शहर में 99 और गांव में 98% लोगों को। इंदौर ऐसा शहर है जहां 100% लोगों को बिजली मिल रही है, और सिंगरौली ऐसा है जहां 92% लोगों को तो मिल रही है, 8% में जनजाति भी है, उनको नहीं मिल रही है। स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ईंधन की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश को केवल 40% स्वच्छ ईंधन प्राप्त है। शहरी क्षेत्र में 84 और ग्रामीण क्षेत्र में केवल 23। सबसे ज्यादा स्वच्छ ईंधन इंदौर में और सबसे कम डिंडोरी में है। बाल विवाह में याद है, पूरे मध्य प्रदेश में 23% बाल विवाह होते हैं, शहरों में 13%, गांव में 26%। सबसे बुरी स्थिति राजगढ़ की है, और सबसे अच्छी स्थिति बालाघाट की है, क्योंकि बालाघाट का लिंगानुपात भी अच्छा है, और बालाघाट में महिला साक्षरता भी अच्छी है, और बहुत कुछ अच्छा है वहां। इस कारण से वहां बाल विवाह अब नहीं होते हैं। दिमाग में इन आंकड़ों को कंपैरेटिव चार्ट के रूप में याद करोगे तो ही याद होगा। एक चार्ट आपको इसका भी बनाना पड़ेगा, स्टैंडिंग अंडरवेट, इसका भी। ये आपको अगर याद कर लेना है, याद करना है, तो आपको चार्ट तो बनाना पड़ेगा। देखो मैंने भी बनाया है, आपको भी बनाना है। बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छे से इन आंकड़ों को रटना पड़ेगा, 2-3 बार करना पड़ेगा। बहुत लंबी क्लास मैं भी नहीं ले रहा हूं, और मैं 100% आंकड़े पढ़ा भी नहीं रहा हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो 100-200 पेज का, और उसमें खूब बातें हैं। उसका जो निचोड़ है वो मैंने एक
एक बाउल में आपको पिलाने के लिए रख दिया है। अब ये आपको बहुत अच्छे से जो है अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। जी सर, बना लेंगे, रट लेंगे। नहीं बेटा, बहुत सारा बातों तो रटा गया होगा, अब इन रटी हुई बातों को याद रखना काम करना पड़ेगा। चार्ट जो मैंने आपको दिया है, तो बार बार 2-2 3-3 दिन में आप 2-4 बार देखते रहें, फिर 2-4 बार के बाद ये याद हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है, और मैं बहुत कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, बहुत खास खास चीजें आपके सामने रखी है, आप उन्हीं को बस याद कर लें। अब चलिए मैं विदा लेता हूँ। सब लोग विशेष रूप से इन आंकड़ों को पढ़ ले। एक विशेष टॉपिक था जो मुझे आपको पढ़ाना था। फिर हमारी एक सब्जेक्ट की यात्रा शुरू हो जाएगी, फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट खत्म होने के बाद फिर ऐसे ही कॉमन टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे हमें, फिर वहां मजा आने लगेगा। केवल याद करना है, बातें करनी है, चीजों को आपस में डिस्कस करना है। जो याद नहीं होगा वो रोज याद कराऊंगा। चलिए विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। क्लास अटेंड किया आपने, कल भी क्लास रहे। मेरा विशेष इस बात पर फोकस है कि मैं छुट्टी ना करूं, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो छुट्टी कर लेंगे अपन 1-2 दिन की। चलिए, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।